बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेरिक क्लासेस, पिछले लेक्चर्स में हमने जेनेरिक फंक्शंस देखे, इसमें हम जेनेरिक क्लासेस को देख रहे हैं। जेनेरिक क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस को भी हम स्टडी करेंगे। आप अपनी भी क्लास जेनेरिक लिख सकते हैं। जेनेरिक का हमने देखा था कि ये टाइप डिपेंडेंट नहीं होते, दैट्स लॉजिक डिपेंडेंट। तो बिल्ट इन ये चार एक क्लासेस हैं। एरे तो बहुत कॉमनली आप खुद यूज करते आए हैं, पर ये तीन जो है बहुत कॉमन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक, क्यू एंड लिस्ट। देखिए, आप स्टैक बनाते हो, स्टैक किसी भी चीज का आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल बुक की क्लास है, बुक्स का स्टैक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई और चीज है, उसकी क्लास है, उसका स्टैक हो सकता है। ठीक है, स्टैक का कंसेप्ट वही है कि स्टैक में आप वैल्यूज पुश करते हैं और फिर पॉप करते हैं। इसमें जब चीज पुश होती है, वो सबसे जो फर्स्ट पुश हुई वो सबसे लास्ट में पॉप होगी। इसका मतलब है फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज लास्ट में आई है वो फर्स्ट आएगी। लीफो इसको कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट फिलो भी कह सकते हैं, लीफो भी कहते हैं। अच्छा, क्यू जर्नल है, बहुत जेनेरिक है। क्यू में भी आप यही काम करते हैं कि ये एक आपकी कलेक्शन है, डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो चीज फर्स्ट आती है वो फर्स्ट सर्व होती है, जिसे आप जर्नली कतार बोलते हैं, कि आप लाइन बोलते हैं कि जी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन लाइन में जो पर्सन पहले आया होता है वो पहले सर्व होता है। दैट्स अ क्यू। इसमें भी इन क्यू और डी क्यू होता है। स्टैक में पुश, पॉप, और फिर इसमें पॉइंटर आपने पढ़ा होगा जो कि पॉइंट कर रहा होता है इस वक्त कहाँ पे पुश होना है या कौन सी वैल्यू पॉप होनी है। उसको गेट करने के लिए यहाँ पे पीक का फंक्शन है। अब मैं आपको आगे भी चल के बताता हूँ। स्टैक में पुश, पॉप और पीक है। क्यू में जब क्यू में इंसर्ट होता है तो इन क्यू, और क्यू से निकालना है तो डी क्यू। और इस तरह जो लिस्ट है, लिस्ट आपकी इट्स लाइक एरे कलेक्शन, बट ये सिक्वेंशियल नहीं होती। ये जिस एरे है ना, आपका हर एलिमेंट अगर 10 एलिमेंट है तो इकट्ठे उनको मेमोरी चाहिए होगी, कंसेक्टिव मेमोरी। एक ही जगह पे होंगे, एक ही सीक्वेंस में होंगे वो। जबकि जो लिस्ट है इसकी कंसेक्टिव मेमोरी नहीं होती, इसमें नोड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पे लिस्ट, आप डायनामिक लिस्ट बनाते हैं, किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है, और वो रन टाइम पे ग्रो करती है और रन टाइम पे श्रिंक होती है। ठीक है, लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट से रिमूव कर सकते हो, लिस्ट का कोई स्पेसिफिक नोड रिमूव कर सकते हो। ये हमारी जेनेरिक क्लासेस हैं। यहाँ पे आपको सिंपल बताया गया कि फॉर एग्जांपल एरे है तो एरे का सिंटैक्स जो हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं कि डाटा टाइप, ये ब्रैकेट, एरे का नेम इक्वल टू न्यू डाटा टाइप और साइज। ये एरे सिर्फ इंटीजर या बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं हो सकती। जो प्रोग्रामर की या डेवलपर की क्लासेस हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप उनको बोलते हैं, उनके भी एरे बन सकते हैं। और ये एरे की एग्जांपल एक दी हुई है कि फॉर एग्जांपल कैसे एरे बना और उसको कैसे एक्सेस किया। और नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं। एरे के कुछ फंक्शंस इन्होंने बताया कि एरे की लेंथ प्रॉपर्टी है, उसमें से आप निकाल सकते हो। एरे जिस भी टाइप का है उसकी मैक्स वैल्यू यहाँ पे टाइप मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये क्योंकि ये फंक्शन इसका जेनेरिक फंक्शन है, एरे किसी भी चीज का हो सकता है, तो आप उसको बताते हो कि किस टाइप की इसकी वैल्यू है, वो इसको मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको यहाँ से खुद लूप आइटरेट करने की जरूरत नहीं है। एरे का नेम डॉट मैक्स, और वो इंटीजर टाइप का है ये, तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा मैक्सिमम। इस तरह मेन का फंक्शन है। फिर इस तरह कंटेन का फंक्शन है, वैल्यू दें तो वो आपको रिटर्न करेगा कि एरे के अंदर ये वैल्यू है या नहीं है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप बूल है। उसकी एक भी अकरेंस मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। कंटेन्स कि एरे कंटेन्स, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, आप देखना है उसमें 50 है या नहीं है। एरे का नाम डॉट कंटेन और 50 लिखेंगे,
तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर उसमें 50 पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बिल्ट इन जेनेरिक फंक्शंस हैं इसके एरे के हवाले से। अब यहाँ पे नेक्स्ट में स्टैक का बताया गया। स्टैक में क्या होता है कि नंबर के इनकी नेम स्पेस कौन सी है, ये नेम स्पेस है system.collections.generic। जब तक ये नेम स्पेस आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगी आप स्टैक, क्यू और लिस्ट को नहीं यूज कर सकते। अब आपने क्या करना है कि इस अगर स्टैक को आप देख रहे हैं तो स्टैक का पुश का फंक्शन है। जिस चीज का स्टैक होगा उसी चीज का ऑब्जेक्ट पुश होगा। अगर इंटीजर का स्टैक है तो पुश भी इंटीजर होगा, स्ट्रिंग का स्टैक है तो पुश भी स्ट्रिंग होगा। मेरी एक क्लास है बुक, उसमें मैं बुक का आईडी, बुक का नेम, बुक का ऑथर, बुक का टाइटल, फॉर एग्जांपल बुक की जो आईएसबीएन नंबर है, बुक्स की प्राइस है और बहुत सारे डाटा मेंबर्स लिए हुए, और मैं बुक का स्टैक बनाता हूँ। तो बुक का जो स्टैक होगा उसमें जो पुश करूंगा वो ऑब्जेक्ट लेगा और वो ऑब्जेक्ट होगा बुक का ऑब्जेक्ट। जिस चीज का स्टैक करेंगे पुश फंक्शन उसी चीज का ऑब्जेक्ट लेके उस स्टैक में पुश करेगा। और इस तरह उस स्टैक में से कोई चीज निकालनी है मुझे तो पॉप का फंक्शन है ये फंक्शन, और ये फंक्शन जिस टाइप का स्टैक है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट पॉप करके आपको देगा। अगर मैंने इंटीजर का स्टैक बनाया हुआ और इंटीजर पुश किए हुए पॉप करूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर। अगर मैंने बुक का स्टैक बनाया हुआ है और फिर पॉप करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, बुक का ऑब्जेक्ट। उसे मैंने स्टोर करना होगा बुक ऑब्जेक्ट में। इस तरह पीक का एक और फंक्शन है इसका जो पॉप नहीं करता, जस्ट बताता है कि जो चीज पॉप होनी है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल कोड लिखा हुआ है कि ये जेनेरिक क्लास है तो स्टैक का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ये स्टैक का कीवर्ड है, स्टैक की क्लास है, कीवर्ड नहीं है क्लास है। और ये जेनेरिक जब क्लास होगी तो ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में आप अपनी टाइप मेंशन करते हो। ये यूजर डिफाइंड टाइप भी हो सकती है और सिस्टम डिफाइंड टाइप भी हो सकती है। सिस्टम डिफाइंड का से मुराद है इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट टाइम हो गया, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, चार, बूल, कोई भी टाइप होगी। जबकि यूजर डिफाइंड आपकी कोई भी क्लास हो सकती है, स्टूडेंट की क्लास, बुक्स की क्लास, चेयर की क्लास, कोई भी चीज की क्लास है वो आप बना के यहाँ पे क्लास का नेम, तो उसके ऑब्जेक्ट का ये स्टैक बन जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग का स्टैक है। स्टैक का नेम है माई स्टैक, यहाँ पे न्यू और स्टैक की क्लास, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को भी आप टाइप मेंशन करते हो। ये लाइन जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये आपका के स्टैक टाइप, अपने स्टैक का नेम, न्यू, स्टैक का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए भी टाइप मेंशन करते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जेनेरिक है। तो जहां पे भी जेनेरिक फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पे टाइप तो बताएंगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए भी बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का स्टैक है। अब इसके अंदर ये स्टैक का जो नेम था स्टैक डॉट पुश एलिमेंट 1, स्टैक डॉट पुश एलिमेंट 2, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग टॉप लिया, ये पीक का फंक्शन कॉल किया और कंसोल को कि क्या पीक होगा। पहले आपने एलिमेंट 1 पुश किया है, ये नीचे चला गया, फिर एलिमेंट 2 पुश किया है, तो सबसे टॉप पे क्या चीज है जो लास्ट पुश हुई है वही पॉप होगी। तो ये पीक आपको वही वैल्यू रिटर्न करता है, ये पॉप नहीं करेगा। ये सिर्फ वैल्यू बताएगा कि कौन सी वैल्यू है जो एंड पे पड़ी हुई है, जो टॉप पे पड़ी हुई है। ऐसे आप अगर पॉप करते हो तो पहले फिर ये एलिमेंट 2 पॉप होगा, फिर पॉप करके प्रिंट कर रहे हैं तो एलिमेंट 1 पॉप होगा क्योंकि ये पॉप हो चुका है, फिर ये पड़ा होगा, ये आएगा। और काउंट इसका फंक्शन है। इन तीनों जो लिस्ट है इनका काउंट फंक्शन है, स्टैक, क्यू और लिस्ट। काउंट बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, चाहे वो क्यू है, चाहे वो स्टैक है, चाहे वो लिस्ट है। और इस तरह अब आप पीक करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इन इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक कोड में रख के देख लें तो
देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने उनको एग्जीक्यूट किया। अब आप ये देखें यहाँ पे ये स्टैक इज एम्प्टी एक्सेप्शन आ गई, जबकि आउटपुट ये आपके सामने। सबसे पहले एलिमेंट पुश हुआ स्टैक में, एलिमेंट 1 फिर एलिमेंट 2। ये जब पुश हुए हैं तो ये कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा, डिस्प्ले हमेशा कंसोल डॉट राइट लाइन से होता है। तो ये स्टैक बना, स्टैक के अंदर पुश हो गए। जब मैंने कहा टॉप, तो टॉप पे क्या पड़ा होगा, जो लास्ट में पुश हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लास्ट में एलिमेंट 2, तो टॉप के पास एलिमेंट 2 आ जाएगा, उसको हमने प्रिंट किया तो ये लिखा आ रहा है एलिमेंट 2। फिर हमने कहा पॉप करो, पॉप करके प्रिंट कर दो, कंसोल लाइन को दिया। तो सबसे पहले क्या टॉप पे पड़ा हुआ है, एलिमेंट 2, वो पॉप होगा। पॉइंटर नीचे चला जाएगा एलिमेंट 1 के ऊपर, फिर पॉप करेंगे तो एलिमेंट 1 प्रिंट होगा। अब इसके बाद आप काउंट जो है, या आप स्टैक डॉट, ये तो माई स्टैक डॉट काउंट लिखा हुआ है, ये काउंट बताता है कि कितने हैं। इसको हमने कंसोल में नहीं लिखा, इसको अगर यहाँ पे लिखोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे लिखोगे तो 0 आएगा। पीक, अब जब स्टैक एम्प्टी है और आप पीक को कॉल करोगे तो एक्सेप्शन आएगी, इसको आप नल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी एग्जांपल है स्टैक की। नेक्स्ट देखते हैं अगली एग्जांपल हम क्यू की। स्टैक के बाद ये हमारे पास क्यू है, क्यू भी इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर है। इसका भी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन को बोल्ड कि आप इसका सिंटेक्स क्या है कि क्यू क्लास किस टाइप की क्यू बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, व्हाटएवर टाइप की। क्यू का नेम इक्वल टू न्यू, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्यू, और यहाँ पे डाटा टाइप। तो ये इस टाइप का ये क्यू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्यू के अंदर आप दो फंक्शन है, इन क्यू और डी क्यू। क्यू में जब कोई चीज ऐड होती है तो इन क्यू का फंक्शन होता है, और क्यू में से जब कोई चीज आप आउट करते हो, सर्व हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट है, जो क्यू में पहले आएगा वही डी क्यू होगा। तो इन क्यू और डी क्यू आपके फंक्शन है, ये इस क्यू में ऐड करता है और ये क्यू से रिमूव करता है। और कौन सी चीज रिमूव होने वाली है, वो फ्रंट पे कौन है, रेयर पे, जो एंड पे रेयर होता है, और ये फ्रंट है, जो चीज सबसे पहले आई थी वो फ्रंट है। हमेशा इन क्यू रेयर से होता है और डी क्यू फ्रंट से होता है। तो यहाँ पे पीक बताएगा कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा है। ये आपकी एग्जांपल यहाँ पे इन क्यू और डी क्यू की है कि ऑब्जेक्ट बना, इन क्यू किया, फिर पीक से मालूम किया क्या है, डी क्यू किया, फिर काउंट किया, और इस तरह के ये फंक्शंस बताए गए। आप उसी तरह जेनेरिक फंक्शन बना सकते हैं। इसको हम 1 मिनट देख लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। माई क्यू, एन क्यू, फॉर एग्जाम्पल आपने E1 किया, फिर एन क्यू आप करते हो। 3 एलिमेंट हम क्यू में डालते हैं, 2 और 3। अब आप पीक को प्रिंट करना चाह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे मैं मैसेज के साथ लिख देता हूँ एलिमेंट टू सर्व फर्स्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। ये डी क्यू नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा हमने अगर डी क्यू करना है तो ये एक डी क्यू होगा। फिर आप अगर वैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे इसका काउंट डिस्प्ले कर लें।
टोटल नंबर्स ठीक है जी। और यहाँ पे आप इसको DQ करेंगे तो, और यहाँ पे कंटेन का भी फंक्शन है कि ये क्या E1 कंटेन करता है कि नहीं, ये भी ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। इसको भी हम सबसे पहले देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे हम लिखते हैं Q contains E1, तो ये आ जाएगा ट्रू या फॉल्स। और यहाँ पे हम 2 DQ कर लेंगे और ये की भी एग्जांपल हमने दे दी। ठीक है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। पहले Q का ऑब्जेक्ट बना MyQ में 3 स्ट्रिंग हमने इन क्यू कर दिए, ऐड कर दिए। ये लिस्ट में पहले है, क्यू में ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हम मालूम करते हैं कि जी कितने, पहला एलिमेंट कौन सा है क्यू के अंदर, वो E1 आना चाहिए। टोटल नंबर इसमें क्यू में कितने हैं, 3 है। फिर Q1 कंटेन E1, क्या इसमें E1 है, तो यस आएगा, या E3 कर दें बिला शक, या E2 कर दें, कहीं से भी एलिमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, क्या वो लिस्ट कंटेन करती है। और 2 ऑब्जेक्ट अगर DQ करें तो पहले कौन सा DQ होगा, फिर सेकंड कौन सा DQ होगा। ये आप फॉर्म करते हैं इसको, ये देखें, एलिमेंट टू सर्व फर्स्ट वो E1 है, ये हमारा पहली आउटपुट। टोटल नंबर 3 है, 3 एलिमेंट थे। Q कंटेन्स E2, ट्रू आ गया, यस कंटेन करता है, कंटेन का फंक्शन, इसका जेनेरिक फंक्शन। ठीक है, और लेंथ भी इस काउंट इसका फंक्शन है, वो हमने देख लिया, 3 आ गया। DQ, तो पहले Q में क्या आया, E1, तो क्या आ गया E1, फिर DQ किया तो E2 आ गया। अब अगर हम काउंट करेंगे तो 1 होगा, और वो कौन सा होगा, E3 होगा। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अपना लिस्ट को। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है लिस्ट, इस पे हम काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।